आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you all a podcast series on STEM popularization. That is, science, technology, engineering, mathematics, and medicine. Supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, the Government of India. Program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Farzeen Sultan. एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, ज्ञान की आवाज़, ज्ञान की आवाज़। जियोमैग्नेटिज्म यानी भूचुंबकीय तत्व। आज हम बात करने वाले हैं इसी विशेष विषय के बारे में, जो हमारे धरती के बहुत से रहस्यों में से एक है। आइए पहले जान लेते हैं जियोमैग्नेटिज्म क्या है। ये धरती के चुंबकीय क्षेत्र को, जिसे हम भूचुंबकीय तारा भी कहते हैं, का अध्ययन करता है। ये एक महत्वपूर्ण भौतिकीय गुण है जो हमारे ग्रह को सौर मंडल के अन्य ग्रहों से अलग बनाता है। जियोमैग्नेटिज्म के प्रभाव के बारे में बात करें तो ये चुंबकीय धाराओं के द्वारा हमें सूर्य से आधारित दिशा प्रदान करता है। जियोमैग्नेटिज्म हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। इसके प्रभावों में जीवन की प्राकृतिक, जलवायु और बिजली विज्ञान शामिल है। अब हमने जियोमैग्नेटिज्म के बारे में इतना कुछ जान लिया है, तो अब आइए सुनते हैं इसके बारे में विस्तार से एक ऐसे ही वैज्ञानिक से जिनका नाम है डॉक्टर नवीन परिहर, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म में। तो चलिए सुनते हैं उनकी ये बातचीत। सबसे पहले जानेंगे एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नवीन परिहर के बारे में। मैं नवीन परिहार फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से पीएचडी की है फिज़िक्स में, और मेरा रिसर्च एरिया है ऑप्टिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेसोस्फीयर, लोअर थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर रीजन। तो अगर हम ऐसे बात करें तो जो हमारा लगभग 20 किलोमीटर से ऊपर 100 किलोमीटर्स तक, इनको हम मिडिल एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और इसके ऊपर हमारा आयन मंडल है। तो हमारा जो है, जिस चीज़ में मैं रिसर्च कर रहा हूँ, वो है कि ये जो लेयर्स हैं, इनको स्टडी करना है थ्रू ऑप्टिकल टेक्निक। एक आम आदमी की भाषा में इनकी रिसर्च कैसे हेल्पफुल है, इसके बारे में अब जानते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आपको पता है कि एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस की वजह से हम लोग लोअर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वो बढ़ा रहे हैं। बाद में क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू सम अदर प्रोसेस ये है कि अपर लेयर जैसे मेसोस्फीयर, वहाँ पे वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वहाँ पे इंफ्रारेड कूलिंग होती है, और इंफ्रारेड कूलिंग होने की वजह से वहाँ पे आज के दिनों में देखा गया है कि जो मेसोस्फेरिक क्लाउड्स हैं, मेसोस्फेरिक क्लाउड्स बहुत रेयर फिनोमेना होते हैं। तो पहले ये रेयर हुआ करते थे, लेकिन अभी हाल के समय में इनका जो ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी वो बढ़ गया है। तो अगर आप देखेंगे तो जो लोअर एटमॉस्फेयर में हम लोग जो चेंजेस कर रहे हैं, ये हम लोगों को अपर एटमॉस्फेयर में दिखलाई पड़ रहा है, जो मेसोस्फीयर रीजन में वो दिखलाई पड़ रहा है। तो एक हिसाब से अगर देखें तो जो क्लाइमेट चेंज या मैन मेड चेंजेस जो लोअर एटमॉस्फेयर में हो रहे हैं, ठीक है, ये स्पेशली रिलेटेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, इनका इफेक्ट हमको ऊपर देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरा स्टडी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि आज के समय में हम लोग मैक्सिमम वी आर डिपेंडेंट ऑन सैटेलाइट कम्युनिकेशन।
चाहे नेविगेशन की बात करें या न्यू कटिंग एज फार्मिंग की बात करें, सर्वेइंग की बात करें, कम्युनिकेशन, सभी में हमारा उपयोग होता है। अब क्या होता है कि हमारा एक लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं आयन मंडल। आयन मंडल में हमारा आयन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है और न्यूट्रल पार्टिकल। अब होता क्या है कि सपोज हमारा आयनोस्फीयर नॉर्मल है, तो जब आयनोस्फीयर नॉर्मल है तो रेडियो वेव का एक अपना प्रोपगेशन होगा, दैट इज़ नॉर्मल प्रोपगेशन। बट आयनोस्फीयर में कुछ इलेक्ट्रोडायनेमिकल प्रोसेसेस की वजह से बबल्स बनते हैं। जैसे आपने पानी का बुलबुला देखा होगा, उसी तरीके से आयनोस्फीयर में ऐसा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बबल्स बनते हैं, या उनको हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं आयनोस्फीयरिक इरेगुलरिटीज। अब जब रेडियो वेव इन इरेगुलरिटीज से जब वो पास होती है तो उनका एम्पलीट्यूड या फेज वो है सो वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास हो सकता है कि डिस्टॉर्टेड सिग्नल आए, या सिंटिलेशन हो, या हमारा सिग्नल एरर हो, या सिग्नल एडवांसमेंट हो। अलग अलग चीज़ें वो हो सकती हैं। तो इन इरेगुलरिटीज़ का आप देखें कि स्केल साइज है सो वो फ्यू मीटर्स से लेकर के इट कैन गो अप टू सेवरल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। तो इनका हमारा सबसे पहला तो मैं ये बोलूँगा कि फ्रॉम सैटेलाइट communication point of view, it is study of these features are important. आज की डेट में जो हमारी जो इंस्टीट्यूट है वो अलग अलग टेक्निक्स है, जैसे जीपीएस टेक्निक, ऑप्टिकल टेक्निक, रडार टेक्निक, इन सब टेक्निक्स की वजह से इन सबको आयनोस्फेरिक इरेगुलरिटीज़ को स्टडी कर रही है। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ऑप्टिकल टेक्निक से इनको स्टडी कर रहा हूँ। तो इन ऑप्टिकल टेक्निक में क्या होता है कि हमारे पास एक नॉर्मल टेलीस्कोप होता है, और साथ ही आयनोस्फीयर में रिकम्बिनेशन, आयन और इलेक्ट्रॉन के रिकम्बिनेशन की वजह से क्या होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनसे कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और जब एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं या लोअर स्टेट में आते हैं तो वो एमिशन रेडिएट करते हैं। तो अगर आप इन रेडिएशन को मॉनिटर करें तो आयनोस्फीयर में क्या चल रहा है वो आप स्टडी कर सकते हैं। तो मेरा जो रिसर्च है वो है कि इन आयनोस्फेरिक स्टडीज़ को ऑप्टिकल इमेजिंग टेक्निक से हम लोग वो स्टडी करते हैं। इनकी ये रिसर्च स्टेम में कैसे उपयोगी है, आइए अब ये जानते हैं। सबसे पहले मैं अभी जस्ट बात किया कि हमारे जो आयनोस्फेरिक इरेगुलरिटी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेविगेशन सिस्टम। ओके, तो अगर हम एक्यूरेसी चाहते हैं उनमें, ठीक है, तो हमको एक ऐसा मॉडल डेवलप करना पड़ेगा या रियल टाइम प्रेडिक्शन करना पड़ेगा जिससे कि हम ये कर पाएँ। फॉर एग्जांपल डिफेंस में टारगेट इज़ इम्पॉर्टेंट, और डिफेंस में भी जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज़ सैटेलाइट बेस्ड। सो अगर हम ये एरर्स जो हो रहे हैं उनको इफ़ वी आर एबल टू टेल, if we are able to predict, or suppose because we are involved in basic research, suppose we are able to pass this information to somebody or some technical forum where they can analyze this, they can incorporate corrections in the error, they can do some modeling. Actually हमारे इंस्टीट्यूट में भी मॉडलिंग होते हैं बट वो दूसरे लोग करते हैं। So that will be beneficial for the society, beneficial for the country. अब सर से सुनते हैं उनकी पास्ट प्रेजेंट रिसर्च क्या रही है और आगे फ्यूचर रिसर्च क्या करने वाले हैं इसके बारे में। मैंने 2002 में एयरग्लो रिसर्च, जो मैं ऑप्टिकल एमिशंस ऑफ ये बात कर रहा था, ऑप्टिकल एमिशंस ऑफ फोटॉन्स फ्रॉम एटमॉस्फेरिक स्पीसीज, इसको हम लोग बोलते हैं एयरग्लो। तो एयरग्लो में मैं 2002 से काम कर रहा हूँ, अक्टूबर से। और इसकी खूबसूरती क्या है कि सपोज मैं आपको बोलूँ कि आप किसी प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर को स्टडी करना चाहते हैं तो आप कैसे करोगे? आप कभी उस प्लैनेट पे गए नहीं हो। तो एयरग्लो इज़ ए वेरी पावरफुल टूल टू स्टडी एनी प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि हर एक प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर अपने कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल मार्शियन एटमॉस्फेयर की हम लोग बात करें तो मार्स में इट इज़ मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन बेस्ड। तो क्या होता है, उनसे हमको स्पेसिफिक एयरग्लो रेडिएशन मिलती है जिसमें वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे दीज आर द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। ओके, सो मैं अपने एयरग्लो के बारे में ये बोलूँगा कि इट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल टू स्टडी एनी प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर। पहला तो ये चीज़ है।
और इसमें रिसर्च करते करते हम लोग इवॉल्व हुए। फॉर एग्जांपल पहले मैं मेसोस्फीयर लोअर थर्मोस्फीयर रीजन में काम करता था, then gradually we shifted our attention to higher, that is ionosphere. So ionosphere में अभी now we are focusing on 200-300 kilometer regime, और in future हमारा ये रहेगा कि suppose now we are involved in different space missions, so हम लोग ये कोशिश करेंगे, जैसे मंगलयान का फेज आ रहा है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी, सपोज वी आर एबल टू पास दिस इंफॉर्मेशन टू हायर अथॉरिटीज और द कंसर्न अथॉरिटीज कि ऐसा हम लोग एयर ग्लो स्टडी करना चाहते हैं, इट विल बी बेनिफिशियल। इस रिसर्च एरिया में इंडिया ग्लोबली कहाँ रैंक करता है, आइए जानते हैं, और साथ ही साथ जानेंगे इंडिया के कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं। ग्लोबली हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है, ठीक है, और एयर ग्लो रिसर्च में मैं ऐसा समझता हूँ कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या हमारे इंडिया से जो एयर ग्लो रिसर्च हो रहा है, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और बहुत सारी नई चीज़ें भी हम लोग आज की डेट में जो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो एरोनॉमिक कम्युनिटी है, उसके आगे हम लोग वो रख रहे हैं। ग्लोबल रिसर्च में मैं ऐसा समझता हूँ कि जो जापानीज़ हैं वो भी इसमें रिसर्च में लगे हुए हैं। ऑप्टिकल एरोनॉमी जो मैं बोल रहा हूँ तो जापानीज़ हैं, इसके अलावा जो साउथ एशियन कुछ कंट्रीज़ हैं वो भी हैं, इसके अलावा साउथ अफ्रीका है, अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट मैं बोलूँगा, अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट वहाँ पे भी काम चल रहा है, लैटिन अमेरिका में भी काम चल रहा है, तो कंपटीशन है और वो एडवांस्ड है, बट वी आर आल्सो नॉट लेस। अंत में सर से जानेंगे उन्होंने कितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं और उन्हें कितने अवार्ड से सम्मानित किया गया। हमारा बेसिक रिसर्च है, और बेसिक रिसर्च में जो हम लोग हैं कि जैसे मैंने आपने बताया कि मैं ऑप्टिकल टेक्निक से मेसोस्फीयर लोअर थर्मोस्फीयर आयनोस्फीयर रीजन को स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हम लोग जनरली जो है बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशन हम लोग की क्या फाइंडिंग्स हैं, तो हम लोग रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। तो हमारा मोर देन 20 रिसर्च पेपर्स है, और जहाँ तक अचीवमेंट की बात है तो मुझे 2012 से लेकर के 2018 तक आई वॉज जूनियर एसोसिएट ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स ट्रिएस्ट इटली। इसके अलावा मैंने सेकंड जो हमारा इंटरनेशनल जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम था of Nagoya University, I was able to bag that award. थर्ड जो मैं समझता हूँ फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट पॉइंट ऑफ व्यू कि हमने मैत्री में ऑप्टिकल सिस्टम मैंने इंस्टॉल किया, ऑप्टिकल एयर ग्लो एंड अरोरा सिस्टम इंस्टॉल किया है, तो फ्यूचर में वी विल फोकस ऑन दैट एस्पेक्ट। थैंक यू। अभी हमने जाना जियोमैग्नेटिज्म के बारे में कि वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है और इसमें आगे रिसर्च के क्या क्या स्कोप्स हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।